Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Sir, Good morning, sir. एक डाउट था Good morning. बोलो रवि, क्या बोलो? सर बोलो बोलो सर एक डाउट था बोलो ना. गुड मॉर्निंग सर Very good morning. आज चले गए रवि कुमावत. सर वो डीपीपीएस का क्वेश्चन था सर, उसमें रिलेशन दिया है जो 1,1, 2,2 और 3,3, 1,2, 2,3 और 1,3. सर उसमें सेट ए दिया है 1, 2, 3. तो सर इसमें रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक क्यों होगा? 1 2 है, 2 1 नहीं है उसमें, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 जरूरी है, वो की जिया है आपको. लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है, 2 1 नहीं दिया उसमें, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा. समझ गया? यस सर. तो अपन सभी पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन में आपने डोमेन, रेंज और कोडोमेन का डेफिनेशन देखा था लास्ट क्लास में. और अभी फंक्शन में आप डोमेन पे डिस्कशन कर रहे थे. 2 पॉइंट बताए कि यदि कभी कोई फंक्शन आपको स्क्वायर रूट फंक्शन आता है तो एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और रीजन बिहाइंड इट कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो भी एक्सप्रेशन आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिया है इट शुड बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0. और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करके इनइक्वालिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, और ये वो वैल्यूज होंगी जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड हो चुका होगा, डोमेन बनाएगा. एंड सिमिलरली यदि कोई फंक्शन रैशनल है, रैशनल फंक्शन 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करके बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और इसलिए रैशनल फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0. सेट ऑफ रियल नंबर होगा, उनमें से वो पॉइंट्सों को हटा देंगे जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. तीसरा, बहुत जगहों पर आप जब क्वेश्चन देख रहे होगे बुक्स में, तो बहुत जगहों पर क्वेश्चन आपको लॉग का दिख रहा होगा. तो मैं थोड़ा सा, जब भी कोई फंक्शन में लॉग आता है, लॉग का इन्वॉल्वमेंट रहता है और उसका डोमेन आपको फाइंड आउट करना होता है, तो थर्ड केस अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लॉग. जब फंक्शन में लॉग आ जाए और उसका डोमेन हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, और उसके लिए अपन पहले थोड़ा बहुत लॉग को समझ ले रहे हैं. ठीक है, तो लॉग की डिटेल अपन यहाँ पर निकाल ले रहे हैं सारी, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं पर आएगा तो अपन उसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लॉगरिथम को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज लॉग. लॉगरिथम इसको बोलते हैं, और इसका डेफिनेशन अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये आप समझ लीजिए, फिर आगे किसी भी क्वेश्चन में यदि लॉग आएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. डोमेन में बेसिकली कंसेप्ट ये है कि डोमेन मतलब
collection of all those values of x where function is defined. फंक्शन के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए, और यदि आप किसी फंक्शन को बहुत अच्छे से जानते हो तो उसका डोमेन आप बड़ा इजीली लिख सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम इस फंक्शन पर, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए, लॉगरिथम ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंट को जानते हो तो बस उसको लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना होता है। तो किस तरीके से लिखा जाता है तो वो अपन जानते हैं। आप सभी ये जानते हो कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और एक्सपोनेंट की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि बेस सेम है, प्रोडक्ट का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही 3 प्रॉपर्टीज को लॉगरिथम में आप कैसे देखोगे, और इसी एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक नोटेशन कैसे बनाया जाता है, तो वो 2-3 बातों पर अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया कि इफ y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x हमने लिया है, इसको अपन एक्सपोनेंट फॉर्म बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म, एंड इन दिस फॉर्म 2 रिस्ट्रिक्शन इसका मेन है। a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये a पर 2 रिस्ट्रिक्शन है। भाई a को 1 क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि a को 1 ले लोगे तब ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। अभी अपन इसको एक्सपोनेंट फंक्शन बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये। तो इसलिए जो बेस का नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और बेस का नंबर अदर देन 1 लेंगे। इफ यू टेक बेस 1, यदि मैं 1 यहाँ पर ले लेता हूँ और अब मैं x को चेंज करता जाऊंगा तो हमेशा आउटपुट 1 ही मिलेगा। 1 का पावर 1 भी 1 है, 1 का पावर 2 भी 1 है, 1 का पावर 3 भी 1 है, 1 का पावर 10 भी 1 है। तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस लाइन मिल जाएगा। हम एक्सपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो बेस पे ये 2 रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमने कोई एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर किया। if y is equals to a raised to the power x be any exponential function, then ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब इसको अपन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। then x is said to be logarithm of y to the base a, and is denoted by x बराबर log y base a। ये है इसका डेफिनेशन। मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन आपके सामने निकल के आया वो केवल आपने ये समझा यहाँ पर कि आगे से कभी मेरे को दैट मीन्स यदि y बराबर a पावर x ये एक्सपोनेंट फॉर्म है तो मैं फिर इसको लिखूंगा x बराबर log y टू दी बेस a। और कभी ऐसा दिया है तो मैं फिर ऐसा लिख सकता हूं। ये डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। सो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा सकता है भाई कि एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, और लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है तो एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो। तो ये दोनों में कन्वर्जन है। इस फॉर्मूला से आप इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है बेसिक आइडिया लॉगरिथम का। तो जो प्रॉपर्टीज आप एक्सपोनेंट फॉर्म में पढ़ते थे बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक में कैसी दिखेंगी वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल दिस इज द डेफिनेशन कि y बराबर a पावर x है, देन x इज सेट टू द log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? log y बेस a। बेस को बाद में बोला जाता है। तो x इज सेट टू बी log y बेस a, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। और जब आप लॉग की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो बेस पे जो रिस्ट्रिक्शन इस तरफ है वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी रहेगा,
लॉग y बेस a में जो a है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और अदर देन 1 होगा। इस बात को समझने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट में नोटेशन लिख रहा हूँ और उसको अपन लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी जो आपको बोला था सबसे पहला कि 3 पावर 2 9 होता है। अब यदि आप इसको लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2 इज सेड टू बी log of 9 to the base 3। बेस का नंबर हमेशा बेस में ही रहेगा, बस ये जो पावर है ये log 9 हो जाएगी, बेस 3 हो जाएगी। और यदि ऐसा दे रखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब डबल इंप्लीकेशन लगा दें। अब जैसे आप जानते हो 10 पावर -2 1/100 होता है, इसलिए -2 कैन बी रिटन log 1/100 टू दी बेस 10। आप ये भी जानते हो कि 5 का पावर 0 1 होता है, तो 0 कैन बी रिटन log 1 टू दी बेस 5, और यहाँ पर डबल इंप्लीकेशन। तो अब मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल रखे आपके सामने, और आप ये देख रहे हो कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी आई, लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी आई, और लॉग का वैल्यू 0 आया। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका जो रेंज होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। लॉग की जो आउटपुट है, लॉग हमेशा और हमेशा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप ये देख रहे हो कि जब भी आप किसी नंबर पर चाहे पॉजिटिव पावर लें, चाहे नेगेटिव पावर लें, या फिर 0 लें, मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का जो आउटपुट है, एक्सपोनेंट का आउटपुट पॉजिटिव ही आता है हमेशा। मैंने यहाँ पर पावर में पॉजिटिव भी लिया, पावर नेगेटिव भी लिया, पावर 0 भी लिया, लेकिन सारे केसेस में एक्सपोनेंट का जो आंसर है, एक्सपोनेंट का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आया। और जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आप यही बोलते हो कि 2 इज द log of 9 to the base 3, -2 is the log of 1/100 to the base 10, 0 is the log of 1 to the base 5। तो लॉग हमेशा और हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड होता है। ये लॉग की मेन आइडिया है। लॉग कभी भी 0 का डिफाइन नहीं होता, और लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं होगा। लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। आप देख रहे हो कि लॉग जिन जिन नंबर्स पे लगा है वो हमेशा पॉजिटिव है। और ये जो नंबर 9 1/100 और ये 1 आए थे, ये एक्चुअली एक्सपोनेंट फॉर्म से आए थे। और जब आप एक्सपोनेंट की बात करते हो तो एक्सपोनेंट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप किसी नंबर पे पावर यदि लगा के उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो चाहे पावर आपका पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या फिर 0 हो जाए, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए लॉग ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। इसको मैं अगले पेज पर लिखूंगा। तो ये लॉग का बेसिक आइडिया है। दोनों तरफ से लिखते आपको आना चाहिए, एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म। इतनी बात में आपका कोई क्वेरी, सवाल, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आरएचएस में नेगेटिव साइन रहा तो पॉजिटिव चेंज होगा? क्या बोले? सर जैसे वहाँ पे 9 है, 9 की जगह -9 रहता तो? 9 -9 कैसे हो जाएगा? ये -9 कभी आ ही नहीं सकता। आप इस पे चाहे -2 का पावर लगा लो, चाहे -3 का पावर लगा लो, चाहे -10 का पावर लगा लो, जब आप पावर लगा के कैलकुलेट करोगे तो आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एक्सपोनेंट फंक्शन ये जो लिखा हुआ है ना, ये y बराबर a पावर x, ये y बराबर a पावर x जो है, इसका जो ग्राफ है, आपको यदि मैं इसके ग्राफ का आइडिया दूं तो ये समझिएगा आप। y बराबर a पावर x का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ना, बेस का नंबर आप कुछ भी ले लो, बस 1 नहीं लेना और पॉजिटिव लेना है। तो जब ऐसा आप बेस का नंबर लोगे तो ग्राफ हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसा मिलता है। दिस इज ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर e पावर x।
और यहाँ पर a जो है वो मोर देन 1, बेस का नंबर मैंने 1 से बढ़ा लिया। जैसे मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, यहाँ पर 4 ले लूँ, 3 ले लूँ, 8 ले लूँ, 7 ले लूँ, एनी नंबर विच इज मोर देन 1, तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बनेगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कोई फ्लाइट टेक ऑफ करता है, ठीक है, रनवे पे दौड़ा 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 और उसके बाद उड़ गया। ये y बराबर a पावर x का ग्राफ है व्हेन a इज पॉजिटिव, सॉरी a इज मोर देन 1। और दूसरा, दिस इज आल्सो द ग्राफ ऑफ y बराबर a पावर x, दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ y बराबर a पावर x, बट यहाँ पर जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि वी नो दैट मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। यदि आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड की बात करोगे तो राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं वो दो प्रकार के, एक तो वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, और एक वो नंबर जो मोर देन 1 है। 0 और 1 के बीच के नंबर जो है वो मैजिक नंबर कहलाते हैं। मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड के नंबर में भी मैंने बोल दिया कि 1 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ए पे जो रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज अवर 0, ये हमारा 0 है, और 0 से बड़े नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ए पॉजिटिव जो है वो इस तरह होगा, और इस ए पॉजिटिव में भी दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, और एक वो नंबर जो मोर देन 1। तो जब बेस का नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब मैजिक नंबर होगा, तो उस केस में जो ए पावर एक्स का ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, जैसे आपका कोई फ्लाइट जो है वो लैंड कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से आया और इस तरीके से लैंड कर गया। तो इन बोथ दी केसेस आप ये देख रहे हो कि व्हेन यू पुट एनी रियल नंबर देन आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो बात है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो जब आप इस पे लॉग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसलिए डिफाइन हो जाएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन कभी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन से ही आया है कि हमने जब y बराबर a पावर x कंसिडर किया था तो a पावर x जो ये नंबर बनेगा ये हमेशा इसका जो आउटपुट है, मतलब जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, और जब ये नंबर पॉजिटिव आएगा तो इसलिए लॉग जब अपन डिफाइन करेंगे तो x लॉगरिथमिक ऑफ पॉजिटिव नंबर बनेगा टू दी बेस ए। सर आपका वीडियो अटक रहा है। ओके, री एंटर कर लो बेटा प्रतीक, तुम्हारा जो है नेटवर्क इशू है। सो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। सर ए नॉट इक्वल टू 1 का आपने रीजन क्या बताया था? कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ए नॉट इक्वल टू 1, इसलिए चूंकि अपन एक्सपोनेंट फंक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से ऊपर जाएगा। यदि आप ए को 1 ले लोगे तब ये कांस्टेंट हो जाएगा, अलाइन पैरेलल टू। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन यहाँ पर ले रहे थे, इसलिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सर ए 1 से छोटा हो सकता है क्या? हाँ, ये लिखा है, ये 1 से छोटे नंबर है और ये 1 से बड़े नंबर है। और कोई आपके मन में सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछिए, चलते हैं अब आगे। अब लॉगरिथम में कुछ और बातें मैं छोटी छोटी सी उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहा हूँ, ताकि लॉग जब भी आए तो आप घबराएं ना, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया लॉग का है। और दूसरी बात जो है, पेज नंबर 2 पर अपन चल रहे हैं। लॉगरिथम जो है या लॉग जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग। एक को तो आप बोलते हो नेचुरल लॉग,
तो जो लॉग बेस ई पर बनेगा उसको अपन नेचुरल लॉग बोलेंगे। नेचुरल लॉग, लॉग एक्स बेस ई, ऐसे नंबर्स को अपन नेचुरल लॉग बोलेंगे जिसका बेस बेस ई होगा, ई होगा। और नेचुरल लॉग को लिखने का एक नोटेशन और होता है, इसको ln x लिखा जाता है। ln x, ln मतलब नेचुरल लॉग और ऑफ x, तो ये लिखें या फिर ये लिखें। और मैथमेटिक्स में याद रखें, मैथ्स में मैं आगे से केवल log x लिखूंगा तो आप बेस ई मानोगे। बाकी जगहों पर केमिस्ट्री में आपको ये सिखाया जाता है कि यदि बेस मेंशन नहीं है तो आप बेस 10 लेंगे, कॉमन लॉग लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैथ्स में यदि बेस मेंशन नहीं है तो सर आप आपका वीडियो नहीं दिख रहा। ठीक है, आप बेस ई कंसिडर करोगे। बेस 10 यदि होगा तो केमिस्ट्री में आपको बताया गया है कि बेस यदि मेंशन नहीं है तो अपन कॉमन लॉग समझते हैं उसको, लेकिन मैथमेटिक्स में यदि बेस मेंशन नहीं है तो अपन उसको नेचुरल लॉग लेते हैं। तो बेस ई या फिर ln x लिख सकते हैं, या सिंपली अपन log x लिखेंगे। ई क्या होता है? ई इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.67 अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और दूसरा जो लॉग है जिसको कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉग जो होता है बेस 10 पे जो लॉग बना है उसको अपन कॉमन लॉग बोलते हैं। तो जो लॉग टेबल बनाया गया है वो कॉमन लॉगरिथम के लिए बनाया गया है। जो पूरा लॉग टेबल आप पढ़ते हो वो बेस 10 के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और अपना लॉग टेबल से कोई वास्ता ही नहीं है। मैथ्स में जब अपन लॉग पढ़ेंगे तो उसमें अपन को लॉग टेबल की जरूरत ही नहीं होती है। अपन विदाउट लॉग टेबल बात अपनी निकाल के लेते चले जाते हैं। इसलिए अपन यहाँ पर बेस ई पर लॉग पढ़ते हैं जिसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं। और दोनों भी केसेस में आप देख रहे हो, चाहे बेस ई ले लें चाहे बेस 10 ले लें, बोथ दी नंबर्स आर मोर देन 1। इसलिए इन दोनों टाइप की ग्राफ को यदि आप देखोगे तो ये ग्राफ ये वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो हमेशा दोनों भी केसेस में मोर देन 1 है, ठीक है। सो log x बेस ई पर जब होगा तो उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे, और log x जब बेस 10 पर होगा तो उसको कॉमन लॉग बोलेंगे। सो 2 टाइप्स ऑफ लॉग, ध्यानेश केवल इतना ही बताया, ठीक है। बेस ई पर जो लॉग बनता है उसको नेचुरल लॉग, और बेस 10 पे जो लॉग बनेगा उसको कॉमन लॉग बोलेंगे। सर जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो नेचुरल लॉग रहता है कि कॉमन लॉग रहता है? क्या बोले? जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो वो नेचुरल लॉग रहता है कि कॉमन नहीं, लॉग? डेरिवेटिव वगैरह जितना भी आप करोगे सब जगह मैथमेटिक्स में आप नेचुरल लॉग ही सपोज करेंगे, ठीक है। उनको यदि कोई और लॉग देना होगा तो उसका बेस मेंशन करेंगे फिर। ओके सर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। अब अपन यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो आपने पहले भी देखी हैं, अब एक बार और आप उसको टोटली समझ लीजिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम अपन यहाँ पर देख रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर फिर कॉमन लॉग का डेरिवेटिव होता होगा ना? सबका डेरिवेटिव होता है। अपन बेस चेंज करके कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है उसकी। अच्छा, बताना सही है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि log of product of any two numbers, it is equals to log m plus log n. This is the first property of log. दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग उनके इंडिविजुअल लॉग के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। और ये एक प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, डेरिवेशन आप समझ लीजिए किस तरीके से ये होता है। एक्चुअली लॉग जो डिफाइन किया गया है वो एक्सपोनेंट फॉर्म से डिफाइन किया गया है, और इसलिए लॉग की प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करने के लिए अपन लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे और एक्सपोनेंट में उसको पूरा सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर फिर लॉग में लिख देंगे। हर तरीके के क्वेश्चन में लॉग में जब आपको यह प्रॉपर्टी वेरीफाई करना हो तो हमेशा यही करेंगे
लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंट में सॉल्व कर लो और फिर आंसर को लॉग में लिख दो। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको अपन ने क्या किया, when we have to verify this property, so to verify this मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि हमने मान लिया लेट log m बेस a को हम x मान लेते हैं और log n बेस a को अपन y मान लेते हैं। x और y सपोज कर लिया। क्यों सपोज किया? ताकि अपन इससे एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाए। जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर a पावर x और यहाँ से n बराबर a पावर y। जो अभी मैंने डिफाइन किया था डेफिनेशन, उससे अपन ने याद है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, m इंटू n। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो m में जब n का आप प्रोडक्ट करेंगे मतलब a पावर x में a पावर y का प्रोडक्ट, तो यहाँ देखो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। बेस सेम है, प्रोडक्ट है, तो पावर्स ऐड होगा। तो ये बन जाएगा a पावर x प्लस 5। तो इनडायरेक्टली अपन को मिल गया m इंटू n बराबर a पावर x प्लस y। और अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्सपोनेंट में इसको फिर से लॉग में कन्वर्ट कर दो। तो अब लॉग की डेफिनेशन से यदि ये एक्सपोनेंट इसके बराबर है तो पावर को log ऑफ mn बोलेंगे टू दी बेस a। और एट दी लास्ट x को आपने क्या सपोज किया था, log m बेस a। तो x की जगह log m बेस a लिखते हैं और y की जगह पर log m बेस b। तो इस तरीके से वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। ये वेरीफाई हो गया कि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। पलट के लिख दीजिएगा, सो वी गेट दी प्रॉपर्टी। तो हर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते वक्त अपन 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करें। सारे प्रॉपर्टीज में आप देखोगे यही करेंगे, लॉगरिथमिक नोटेशन से पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में आएंगे, एक्सपोनेंट में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको लॉग में कन्वर्ट करके लिखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। अपन इसको 2 रिजल्ट में और वेरीफाई अभी कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल आपको और ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। And moving on to the page number 3. पेज नंबर 3 में एक और प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसी जैसी है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं और जो थर्ड प्रॉपर्टी बनेगा उसको अपन ऊपर सॉल्व कर देंगे। रवि माइक म्यूट करो अपना। तो देखिए ना, दी सेकंड प्रॉपर्टी में केवल इतना चेंज आता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यहाँ पर log m बाई n हो जाता है। तो log m बाई n यदि होगा, यहाँ पर m माइनस n होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम है, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। अब अपन m बराबर n बराबर मिल गया, उसके बाद पहले अपन ने इनटू निकाला था, अपन डिवीजन निकालेंगे। तो यहाँ पर m बाई n हो जाएगा, मतलब a पावर x अपॉन a पावर y हो जाएगा, मतलब a पावर x माइनस y हो जाएगा। तो ओवरऑल अपन को क्या मिल गया, m बाई n बराबर a पावर x माइनस y। तो x माइनस y को अपन क्या लिख सकते हैं, log m बाई n। और उसके बाद x को आपने क्या सपोज किया था, y को आपने क्या सपोज किया था, और ये मिल गया log m। ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। हर जगह वही करना है, जैसा आपने पहला रिजल्ट किया वैसे ही मैंने दूसरा वेरीफाई कर दिया। एक बार तीसरा और समझ लेते हैं तो आपको और ज्यादा ध्यान में आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि log m रेज टू दी पावर n यदि इस तरीके का होगा तो पावर सामने आ जाता है, n log m। बेस यहाँ पे log का a है और यहाँ पे बेस a। हाउ वी वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, इसका वेरिफिकेशन समझिए। तो यहाँ भी सपोजिशन वही है, क्या? सबसे पहले मैं log m बेस a को x मान लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर माना। तो टू वेरीफाई दिस, फर्स्ट वी सपोज कि log m base a is equals to x. Now this implies m is equals to a power x.
अब मेरे को m पावर n चाहिए यहाँ, तो मैं इस m पे n का पावर ले लेता हूँ। Therefore m पावर n बराबर a पावर x पावर n। अब यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट की फिर प्रॉपर्टी लगती है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा a पावर nx। तो फाइनली हमको एक चीज मिली कि m पावर n बराबर a पावर nx। अब इसको फिर से लॉग नोटेशन में लिखो जैसा मैं यहाँ लिखता था, तो दिस इम्प्लाइज n इंटू एक्स बराबर log m पावर n, बेस का नंबर बेस में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक नोटेशन आ गया। और अब अपन ने x को क्या सपोज किया था, x को सपोज किया था log m बेस a, सो दिस इम्प्लाइज n x की जगह पर log m बेस a लिख दिया, एंड हियर वी वेरीफाई आवर प्रॉपर्टी, ये अपना प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। सो दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी। हर जगह यही करना है, क्या किया अपन ने, लॉगरिथमिक नोटेशन से ये सपोजिशन करके एक्सपोनेंट में आ गए, एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी लगाई कि पावर पे पावर हो, डिवीजन हो तो पावर सबट्रैक्ट हो जाता है, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से आ गया। तो एक्सपोनेंट में सिंप्लीफाई किया और फिर वो एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में लिख दिया, सो वी गेट आवर प्रॉपर्टी। सो ये तीन प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो गई। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अपन ये आइडिया बहुत कुछ अब ले चुके हैं, बहुत हद तक अपन को आइडिया आ गया है कि लॉग क्या होता है। मैं लॉग को ग्राफिकली भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि डोमेन निकालते वक्त आपको थोड़ा सा इजी हो, ठीक है। सो अपन अब लॉग को थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं। पेज नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लॉग को ग्राफिकली समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन अपन ने ले लिया, हेडिंग अपन डाल रहे हैं ग्राफ ऑफ y बराबर log x बेस, इसका ग्राफ अपन प्लॉट। अब आप ये जानते हो कि लॉग जब डिफाइन करते हैं तो ये बेस पे दो रिस्ट्रिक्शन होते हैं। log x बेस ही लिखा है यहाँ पर, और ये बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और बेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी कारण यहाँ पर बेस पे दो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि या तो बेस का जो नंबर है वो आपका मोर देन 1 होगा, और या फिर बेस का जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में। दो टाइप के लॉग होते हैं। तो लॉग का जो ग्राफ है लॉग के बेस पे डिपेंड करेगा। बेस जब भी आएगा तो सबसे पहले बेस देखिए कि बेस बिटवीन 0 1 है या बेस मोर देन 1। जब ग्राफ मोर देन 1 होता है, मतलब बेस मोर देन 1 होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x बेस a, और यहाँ पर बेस मोर देन 1। ये जो वैल्यू है ये 1,0 होती है, x एक्सिस पे है चूंकि ये, इसका मतलब यह है कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है, ठीक है। और भी खासियत आप इसमें यदि समझेंगे तो ये पॉइंट 0 0, और इसमें आप देख रहे हो कि जब बेस का नंबर मोर देन 1 हो, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं, 10 लिखूं, 100 लिखूं, बेस का नंबर जब मोर देन 1 है तो 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग का वैल्यू नेगेटिव आता है क्योंकि ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस। और जब आप कोई नंबर का लॉग निकालोगे विच इज मोर देन 1 तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पर बेस 2 लिया हूँ मोर देन 1, और अब मैं लॉग निकाल रहा हूँ 0 और 1 के बीच में किसी नंबर का,
तो y की वैल्यू नेगेटिव आई। और जब मैं इसको निकालूंगा 1 से बड़े किसी नंबर के लिए तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ग्राफ देख के बहुत कुछ आइडिया लगता है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड बना हुआ है। मतलब इससे ये डिफाइन होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होते हैं, जीरो के लिए भी नहीं है। तो देखो जीरो पे जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप डिफाइन कर सकते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब y बराबर log x बेस a डिफाइन ओनली फॉर r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकलता है। और ये ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है। अब मैं बेस का नंबर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लूं, जैसे 1/2, 1/3, 1/10, 1/100। यदि बेस आपका ऐसा होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। ये अगेन 1,0 है, ये अगेन एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ डिक्रीजिंग। दिस इज अगेन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x बेस a। ये भी log x बेस a का ही ग्राफ है, बट यहाँ पर बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में, ये बेस 0 और 1 के बीच में है, यहाँ बेस मोर देन 1 है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ग्राफ भी राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस है बना हुआ, लेफ्ट हैंड साइड या 0 पर आपको कोई भी वैल्यू लॉग की नहीं मिलती। तो यहाँ से भी ये डिफाइन हो रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो r प्लस लिखो या फिर 0 से इंफिनिटी लिखो, बात सेम है, दोनों जगह r प्लस ही लिखा हुआ है, और लिखने का तरीका अलग अलग है बस मेरा, बाकी बात वही लिखी हुई है। ठीक है, सो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ओवरऑल आइडिया। और कभी भी लॉग आता है और लॉग को आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो आप लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट को हैंडल कर लो और फिर उसको लॉग में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इतना सा आइडिया 4 पेज तक अपन ने डिस्कस किया कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन मतलब दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपने ये पढ़ा कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट कोई फंक्शन आता है, तो स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट डिफाइंस ओनली व्हेन एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने रैशनल पढ़ा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन एक एक लाइन की। अब लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं आएगा क्वेश्चन में और उसका डोमेन निकालना होगा, तो आप ये पढ़ोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। ये बात पर एक एक जो लाइन है, मेन पंच लाइन, वो आपको बस बेसिकली याद रखना है। स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रैशनल में डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट आपके मन में है तो पूछिएगा। तो सेकंड ग्राफ बताना। सेकंड ग्राफ डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे जा रहा है। सेकंड ग्राफ में ये तब बनेगा जब ये जो बेस का नंबर है ये 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब जब मैं यहाँ पर बेस का नंबर 1/2 लिखूं या 1/3 लिखूं या 1/10 लिखूं, बेस का नंबर डेसिमल में होगा, 0.1, 0.2, 0.3। 0 और 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो मैजिक नंबर्स हैं। तो जब आप बेस का नंबर 0 और 1 के बीच में लेते हो तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होता है। और इसमें आप जो देख पा रहे हो कि इस केस में 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग पॉजिटिव आएगा और 1 से बड़े किसी भी नंबर का लॉग जो है वो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है
कि यदि मैं यहाँ पर log बेस 1/2 है और मैं यहाँ पर 3 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि 3 जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और बेस 1/2 है तो ये वाला ग्राफ यूज होगा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है, आप सबसे पहले बेस देखा करो, बेस से ये डिसाइड होगा कि ग्राफ ये बनेगा कि ये बनेगा। तो बेस हमारा 1/2 था, इसलिए ग्राफ ये वाला बनेगा। अब आप देखो कि 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, 0 1 के बीच में है कि मोर देन 1 है, तो 3 मोर देन 1 है और इसलिए उस पर जो लॉग की वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। जैसे इसी केस में मैं यदि बेस का नंबर 1/2 की जगह 2 लिया होता और नंबर मैं 3 लेता, तो फिर यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू आती वो पॉजिटिव आती। तो यहाँ पर भी log 3 का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ भी log 3 का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर log 3 1/2 के बेस पे निकाला तो नेगेटिव आ गया, यहाँ log 3 बेस 2 पे निकाला तो पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लें अभी, कोई और सवाल आपका है? बेस ना 0 होने का रीजन भी ये ना कि वो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। बेस नॉट इक्वल टू 0 होने का रीजन भी वही है ना? नहीं, बेस तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 वो, हाँ वही बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, क्योंकि 0 पे पावर कुछ भी लोगे तो 0 चलता चला जाएगा। इसलिए बेस में तो जनरली अपन ने ये पढ़ा है कि बेस हमेशा जब भी अपन किसी नंबर का लेते हैं तो पॉजिटिव ही लेते हैं। अपन ने ऐसी कहीं बातें नहीं पढ़ी हैं कि जब नेगेटिव बेस हो या 0 बेस हो। 0 बेस होने का मतलब ही ये है कि y बराबर 0, मतलब वो सीधी सीधी एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, तब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, तब वो डायरेक्टली एक्स एक्सिस ही बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ वही रीजन है। रोचक, ना टेक दी स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपन अगले पेज पर, पेज नंबर 5। और अब आप यहाँ पर लॉग का अपन ने बेसिक आइडिया निकाला है। ऐसा मैं हर फंक्शन के बारे में आपको, फंक्शन का चैप्टर ही ये है कि आपको हर फंक्शन की जानकारी मिले। जब हर फंक्शन आपके पास होगा अच्छे तरीके से डिफाइन, तो फिर आपको डोमेन रेंज लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, डोमेन से रिलेटेड कुछ और बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन अपन डोमेन के डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगली बात जो है वो ये है कि कभी कभी अब आपको ऐसा आता है कि 2 फंक्शन का एडिशन आ जाता है, या 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन आता है, या प्रोडक्ट आता है, या डिवीजन आता है, और उसका आपको डोमेन निकालना होता है। तो वो कैसे आप निकालेंगे? सो अगली बात जो नोटेबल है वो ये है कि इफ D1, D2 be domains of function fx and gx respectively, then domain of first fx plus gx, second fx minus gx, third fx into gx, fourth fx upon gx। मतलब यदि आपको 2 फंक्शन का सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का या डिवीजन का डोमेन निकालना है, तो वो करने के लिए आप सबसे पहले उन दोनों फंक्शन का इंडिविजुअली डोमेन निकाल लेंगे, D1 D2। आफ्टर कैलकुलेटिंग देयर डोमेन्स, उनके सम का जो डोमेन होगा fx plus gx, डोमेन ऑफ fx plus gx, इट इज D1 intersection D2, it is also D1 intersection D2,
it is also D1 intersection D2, or it is also D1 intersection D2, but in this case also accept those values where denominator becomes 0. सबका डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, चाहे आपको दो फंक्शन के सम का, प्रोडक्ट का, डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का डोमेन निकालना है, तो हमेशा ये दो के बजाय तीन फंक्शन का सम हो, चार का सम हो, सबके लिए यही है। यदि मान लो यहाँ पर f(x), g(x), h(x) तीन फंक्शन हो जाए तो सबके इंडिविजुअल D1, D2, D3 डोमेन निकालेंगे और उनमें मोस्ट कॉमन वैल्यू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज, तीनों को सेटिस्फाई करने वाली जो कॉमन वैल्यूज ऑफ x होंगी वो आपका डोमेन बनाएगी। सो आपको बेसिकली दो फंक्शन की सम का, डिफरेंस का या प्रोडक्ट का या डिवीजन का जब डोमेन निकालने आएगा तो जितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं सबका इंडिविजुअल डोमेन निकाल लो और उनका इंटरसेक्शन निकाल लो। एक्सेप्ट इन दिस फोर्थ केस, यहाँ पर इंटरसेक्शन में कई बार निकालते वक्त ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, इसलिए अपन को वो पॉइंट यहाँ से और निकालना जरूरी है जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो एक्सेप्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करना है वो सारे पॉइंट जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो एक बार इस केस में जरूर चेक करेंगे कि हमारे इंटरसेक्शन में कहीं वो पॉइंट तो नहीं है जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यदि डिनोमिनेटर जिन पॉइंटों पर 0 हो रहा है वो इस इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो इस इंटरसेक्शन में से वो पॉइंट भी बाहर कर देना है। ये बेसिक आइडिया है। अब इसका यूटिलाइजेशन जो मैंने आज आपको लॉग बताया, जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, इन दोनों को मिला जुला के मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको इसको और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट हो मन में तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। So moving on to page number 6, and here we discuss some questions based upon ये थ्योरी जो आपने अभी पढ़ा। तो पहले मैं बहुत छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रख के खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप को बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाए। पेज नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f of x equals to log base 2 x plus 3 divided by x square plus 3x plus 2. You have to find the domain of this function. देखिए अब सॉल्यूशन में आप सबसे पहले तो log फंक्शन आया। तो आप ये जानते हो कि log फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। तो log डिफाइन कब होगा? log x plus 3 base 2 defines only when x plus 3 should be positive. This implies x greater than -3. This is equation number 1. और also चूंकि यह एक्सप्रेशन आपके डिनोमिनेटर में भी आ गया तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 0 कब होगा? जब x बराबर -1 और -2 होगा। ये दो बातें आ गई। अब आप यदि इनका डोमेन लिखोगे तो डोमेन में हमको -3 से बड़े सारे पॉइंट लेने हैं और -1 -2 को हटाना है। तो यदि आप नंबर लाइन की बात करेंगे तो नंबर लाइन पर -3 से बड़े नंबर जो हैं वो ये सारे नंबर्स होंगे प्लस इंफिनिटी तक। और इन नंबर्स में -1 और -2 को भी आपको नेग्लेक्ट करना है। -1 यहाँ पर आता है और -2 यहाँ पर आता है।
इनको भी एक्सेप्ट करना है। तो अब आपका डोमेन क्या बन गया? तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया -3 से इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 -2। या इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -3 से -2, -2 से -1 और -1 से इंफिनिटी। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, बात सेम है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन आपको कैसे दे रखे हैं। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। कहीं लॉग में आपको अब तकलीफ जाएगी नहीं, ठीक है। बेसिक आइडिया आपने समझ लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लॉग के क्वेश्चन आएंगे, सारे डोमेन के क्वेश्चन आप बना सकते हो उसमें। बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो -2 से -1 भी आएगा क्या? क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं आएगा? सर नहीं, जैसे जो डिनोमिनेटर है उसकी रेंज -∞ से -2 और यूनियन -1 से इंफिनिटी। उसका रेंज नहीं लिखते हैं। डिनोमिनेटर जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, बट वो डिनोमिनेटर में आ गया इसलिए वो 0 बन नहीं होना चाहिए। तो 0 केवल 2 पॉइंट पे होता है, -1 और -2, वो बस एक्सेप्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में नेगेटिव बनता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बनता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर केवल 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉइंट पे ही 0 होता है, बस वो 2 पॉइंट निकाल लेंगे। समझ लो? यस सर। So moving on to page number 7, and here the question is, अब जैसे वो 3 फंक्शन वाला मैंने आपको बताया था, वो भी एक एग्जांपल है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू, मान लो अब ये √x - x² प्लस √4 + x प्लस √4 - x, इसका डोमेन निकालिए। अब ये 3 फंक्शन है, तो आपको बताया था 2 फंक्शन का सम आए या 2 से ज्यादा फंक्शन का सम आए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंडिविजुअली तीनों के डोमेन निकालोगे। तो ये पहला वाला फंक्शन डिफाइन कब होगा? x - x² is defined only when expression under root should be greater than equal to 0. This implies x कॉमन ले लेंगे, should be greater than equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, less than equal to 0. नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको कैसा चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ से डोमेन इसका क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक। ये फर्स्ट का डोमेन आ गया, D1 आ गया। अब अपन इसकी बात करेंगे, तो √4 + x defines only when 4 + x should be greater than equal to 0. This implies x should be greater than equal to 4. ये second equation है। And 4 - x defined only when 4 - x should be greater than equal to 0. This implies x less than or equal to 4. This is third. और अब आप तीनों कंडीशंस को मिलाएंगे, -4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इन तीनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं, जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज हैं वो आपको बन जाएंगी 0 से 1। सो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, domain of our function is closed interval 0, 1. ये जो वैल्यूज हैं
ये इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए आपका जो डोमेन बनेगा वो 0 से 1 बनेगा। तीनों का मोस्ट कॉमन पोर्शन लिखना है, मोस्ट कॉमन पार्ट, तो तीनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो इतनी है, तो ये रिक्वायर्ड डोमेन होगा। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर ये कॉमन कैसे लिखे? नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख ले भाई, वो नंबर्स लो जो -4 से बड़े हैं, फिर ये नंबर्स लो जो 4 से छोटे हैं, और फिर ये नंबर्स लिखो 0 और 1, तो तीनों में कॉमन क्या बनेंगी वैल्यू? 0 1। नंबर लाइन पे प्लॉट करके आसानी से बना सकते हो। बन जाएगा हर सोमवार की करूं? ठीक है सर, समझ गया। समझ गया, चल। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसमें जिसमें मैं रूट भी डाल रहा हूँ, जिसमें मैं लॉग भी डाल रहा हूँ, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक भी डाल रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। दो मिनट आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लो। मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो वी हैव टू राइट द कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यूज जो इनमें से हर फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे। लॉग भी डिफाइंड हो जाए, रूट भी डिफाइंड हो जाए, वो एक्स की कॉमन वैल्यूज अपन को लिखनी है। आप ट्राई करिए, जिसका आ जाए वो डन लिख देना, अदरवाइज मैं इसको 1 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ। ये संडे टेस्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। रिलेशन पर कुछ 10 सवाल, फंक्शन पर कुछ 15 सवाल, और फंक्शन में जितना आपने पढ़ा है अभी तक वही आएगा। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी, वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ा, डोमेन आपने फंक्शन का पढ़ा, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझिएगा, क्योंकि पूरी कैलकुलस में 8-9 चैप्टर हैं। और ऋषभ बोधे बोल रहे हैं हो गया, ओके वेरी गुड ऋषभ। पूरे कैलकुलस में 8 से 9 चैप्टर हैं, और कैलकुलस में आपको क्या करना है? लिमिट पढ़ना है। लिमिट किसकी निकालते? फंक्शन की निकालते हैं। कंटिन्यूटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी किसका चेक करोगे? फंक्शन का चेक करोगे। डिफरेंशिएबिलिटी करना है। डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक करोगे? फंक्शन की। डिफरेंशिएशन किसका होता है? फंक्शन का। इंटीग्रेट करोगे तो किसको करोगे? फंक्शन का। एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन करोगे तो किससे बाउंडेड एरिया निकालेंगे? फंक्शन से बाउंडेड रीजन के एरिया। जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं कैलकुलस में वो सब फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसलिए फंक्शन का जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा
तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेन चैप्टर है आपका फंक्शन। फंक्शन आपको अच्छे से समझना चाहिए, और इसलिए हो सके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस के ग्राफ आप जरूर सीख लें। ग्राफ आपको जैसे ही कोई फंक्शन आए तो उसका ग्राफ एकदम क्लिक होना चाहिए। बेसिक आइडिया ग्राफ का, कि रूट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, या लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ अभी मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ आपको बताए थे। तो ग्राफ से बहुत कुछ आइडिया लगता है। ग्राफ से उनकी कंटिन्यूटी के बारे में, ग्राफ से उनकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ग्राफ से उनका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके बारे में बहुत जानकारियां ग्राफ से लगती हैं। इसलिए ग्राफ का अपना इंपॉर्टेंस है, ग्राफ आपको जरूर होना चाहिए नॉलेज। नमन बोल रहे हैं हो गया। चलिए, सो हियर वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब आप देखें यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो रूट फंक्शन लगा है, दूसरा लॉग फंक्शन लगा है। तो आप ये जानते हो कि रूट फंक्शन डिफाइन कब होगा? तो रूट फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है, लॉग पूरा का पूरा जो कुछ भी है सब लिखना चाहिए। तो ये जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लॉग की डेफिनेशन है हमारी, सॉरी ये रूट की डेफिनेशन है कि एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आपको बोला था लॉग का बेस कुछ नहीं दिया है, तो बेस आप ई लोगे, नेचुरल लॉग लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लॉग निकालेंगे अपन, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर 0 आएगा। और ई पावर 0 का जो वैल्यू है वो 1 होता है। तो अगले स्टेप में यू गेट 1, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकालोगे तो 1 और 5 आते हैं। ये 1 है और ये 5 है, तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इसलिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 5 से इंफिनिटी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वो वैल्यूज हैं जहां पर रूट फंक्शन डिफाइंड होगा। अब अपन को लॉग को भी डिफाइन करना है। लॉग जो है वो केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। तो ये एक्सप्रेशन जिसपे लॉग लगा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। और जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे बाय फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 24 डिवाइडेड बाय 2a, तो इट इज 6 प्लस माइनस ये 36 12 बनेगा। 12 को 2√3 लिखोगे डिवाइडेड बाय 2। तो x का जो वैल्यू है वो आता है 3 माइनस √3, और यहां से x का वैल्यू आता है 3 प्लस √3। और हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन दो जगहों पर है, यहाँ नेगेटिव होता है। मतलब सेकंड इक्वेशन जो आपका बनता है वो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 माइनस 3 और यूनियन 3 प्लस √3 से इंफिनिटी, सेकंड इक्वेशन। और अब आप देखोगे दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो यही वाली है, और इसलिए आपका आंसर ये बनता है। दोनों में कॉमन वैल्यूज निकालोगे तो ये वैल्यूज बनेंगी जो कॉमन है। चूंकि 1 जो है वो यहाँ पर 3 माइनस √3 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। तो 1 जो है वो आपका, मतलब मैं आपको बना के दिखाऊं, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ये देखिए 3 प्लस √3 से इंफिनिटी तक तो ये वैल्यूज आएंगी, और 3 माइनस √3 से माइनस इंफिनिटी तक ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये तो इससे इंटरवल मिल गया। अब जब आप इस इंटरवल को इसमें प्लॉट करोगे, दोनों में कॉमन निकालना है ना, मतलब ये वाली वैल्यूज कौन सी हो गई? ये वैल्यूज हो गई ये वाली वैल्यूज, ये हो गई ये वाली वैल्यूज। और अब आप इसी में इस वाले को प्लॉट करोगे तो 1 जो है 1 से माइनस इंफिनिटी, 1 आपको कहां पर मिलेगा? 1 यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो 1 से जब माइनस इंफिनिटी लिखोगे तो 1 से माइनस इंफिनिटी ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ये 1 से माइनस इंफिनिटी। और 5 जो है, 5 जो नंबर है वो यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा, दिस इज 5। तो 5 से प्लस इंफिनिटी जो वैल्यू है वो ये मिलेगी। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं
वो यही वैल्यूज आती हैं जहां पर रेड और ब्लैक दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 1 से माइनस इन्फिनिटी और 5 से प्लस इन्फिनिटी। इसलिए फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन इंटरसेक्शन है फर्स्ट और सेकंड का वो यही है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, हाँ। x नॉट x प्लस 6। ये हाँ नहीं, लॉग केवल पॉजिटिव नंबर का डिफाइन, लॉग 0 का भी डिफाइन नहीं होता। अच्छा। और सर ये जैसे आपने 2 स्टेप में किए, पहले लॉग के लिए रिस्ट्रिक्शन स्क्वायर रूट के लिए अप्लाई किए, फिर लॉग के लिए, लेकिन सर जो अपन फर्स्ट स्टेप में ही नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, जैसे क्योंकि वो नंबर्स आपको ये भी चेक करना होगा, ये भी तो इनमें वो नंबर्स तो इंक्लूड नहीं होगा, इनमें वो नंबर्स तो नहीं आगे जहां पर ये क्वांटिटी नेगेटिव बनती है। तो ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, आपको इसका भी रिस्ट्रिक्शन डालना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पर तो ये हो गया कि आपने फर्स्ट में ये निकाला और यही आपके आंसर से मैच कर गया। मान लो इसमें कोई पॉइंट ऐसे आ गए होते जो कि निगलेक्ट करने पड़ते, जिसके कारण ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता, तो वो फिर यहाँ से आपको निकालने पड़ते थे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और रूट के अंदर का एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों फंक्शन जब तक डिफाइन नहीं होंगे तब तक ओवरऑल ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों सॉल्व करने चाहिए, करना करोगे तो सही आंसर पे पहुंचोगे। यहाँ तो कोइंसिडेंटली भाई पहली बार में ही आपको आंसर मिल गया, अपन ने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन इसको जरूर जरूर और जरूर करें, अदरवाइज इससे रॉन्ग हो सकता है। ये तो अपन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, मैच कर गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं डालेंगे। आप अंदर वाली बात भी जरूर चेक करिएगा, ठीक है? नहीं सर, मतलब जैसे फर्स्ट कंडीशन तो अपन ने स्क्वायर रूट के लिए लगाई कि लॉग ई और वो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर अपन ग्राफ से देखें अभी ई का ग्राफ है, मतलब ए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है, तो ग्राफ अगर अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं इस तरह बोल रहा था। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल यदि 1 भी हो जाए तो भी चलेगा ना बेटा। हाँ तो वही बोला। ये यदि चीज 1 भी हो जाती है, ठीक है, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब आप 1 से छोटे नंबर्स के बारे में सोच, मान लो ये नंबर आपका वो हो जाता 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आ जाता, तभी भी उस पर तो लॉग डिफाइन हो ही जाता ना। सर कैसे, उसकी वैल्यू तो नेगेटिव आती ना, तब लॉग की वैल्यू ही नेगेटिव आती तो रूट भी नेगेटिव आ जाता ना। नहीं, 0 और 1 के बीच में बात कर रहा हूँ। हाँ तब नेगेटिव आता ना। तो मैं वही बोल रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 को डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं कर सकते, उसमें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना। हाँ, उसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन यहाँ ऐसा है कि इससे एक से मिल जाएगी कंडीशन, लेकिन आगे जैसे अब मैं यहाँ पर कोई रैशनल एक्सप्रेशन डालूंगा तब तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ सर। अभी तो तुम्हारा कंसेप्ट सही है कि वो क्वांटिटी जब, क्योंकि बेस आपका जो है वो मोर देन 1 है, इसलिए आपने अभी ग्राफ में भी देखा कि बेस मोर देन 1 है, तो जो उस पे एक्सप्रेशन होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। क्योंकि यदि वो लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव देगा, और यदि ये नेगेटिव होगा तो उस पर रूट डिफाइन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट तुम्हारा सही है, इसको मैं मोर देन 1 लेके सॉल्व कर दूं तो भी चलेगा, 1 और मोर देन 1, ठीक है, वैसा कर सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। ओके, चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। हाँ सर। बाय बेटा, बाय।